क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। भारत सरकार में सरकार का शासकीय अधिकारी कौन है? भारत सरकार में सर्वोच्च शासकीय अधिकारी है भारत के मंत्रिमंडल सचिव। भारत सरकार में सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन है? तो वो है मंत्रिमंडल, भारत के मंत्रिमंडल सचिव। भारत के मंत्रिमंडल सचिव भारत सरकार में सर्वोच्च शासकीय अधिकारी होते हैं, भारत के मंत्रिमंडल सचिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु की सीमा है 25 वर्ष। 25 वर्ष का व्यक्ति जो है, जिसकी उम्र 25 वर्ष पूरी हो चुकी है, वो लोकसभा के लिए निर्वाचित हो सकता है। ये बात बताई गई है संविधान के अनुच्छेद 84 खा में। 84 खा, अनुच्छेद 84 खा के अनुसार लोकसभा में निर्वाचित होने वाले, अनुच्छेद 84 खा के अनुसार लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष है तथा राज्यसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष है। राज्यसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष है और लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम नहीं होना चाहिए? तो 25 वर्ष। लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति की आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, लोकसभा के लिए निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहले सही नहीं देख लो। लोकसभा के लिए निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं है क्या? निर्वाचन के लिए मतदाताओं की सूची को राष्ट्रपति के निदेशन और नियंत्रण में तैयार किया जाता है। ये गलत है। निर्वाचन के लिए मतदाताओं की सूची को राष्ट्रपति के निदेशन और नियंत्रण में तैयार किया जाता है। ये कथन गलत है। सही क्या है? सही है, निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। लोकसभा का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। सही है। निर्वाचन का संचालन निर्वाचन आयोग करता है। ये भी सही है। निर्वाचन का संचालन निर्वाचन आयोग करता है। तो ए और बी सही हो गया और डी सही है। क्या? निर्वाचन आयोग के अनुरोध पर राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग को उसके कार्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक कर्मचारी बंद उपलब्ध कराते हैं। निर्वाचन आयोग के अनुरोध पर राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग को उसके कार्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक कर्मचारी उपलब्ध कराते हैं। तो इसमें सही हो गए ए, बी और डी। और लोकसभा में निर्वाचन के लिए क्या सही नहीं है? कि निर्वाचन के लिए मतदाता सूची को राष्ट्रपति के निर्देशन और नियंत्रण में तैयार किया जाता है। ये बात सही नहीं है। जो बात सही है उसको हमने बता दिया। निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। निर्वाचन का संचालन निर्वाचन आयोग करता है। निर्वाचन आयोग के अनुरोध पर राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग को उसके कार्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक कर्मचारी उपलब्ध कराते हैं। नेक्स्ट, कह रहा है लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र। क्वेश्चन समझेंगे। लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में है दाखिल किया जा सकता है। लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में है दाखिल किया जा सकता है। यही बात इसमें सही है। अगर लोकसभा का चुनाव लड़ना है, नामांकन करवाना है, नामांकन पत्र दाखिल करना है निर्वाचन के लिए, तो उसको भारत का नागरिक होना चाहिए और उसका किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में नाम होना चाहिए। मतलब इसका कहना यह है कि भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में है नामांकन पत्र दाखिल किया जा सकता है। ऐसे व्यक्ति द्वारा
जिसका नाम, वो भारत का नागरिक है और जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में है, वो लोकसभा के लिए नामांकन पत्र दाखिल कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के चुनाव का प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त न हो। लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त न हो वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त न हो। अगर उसको जो है वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त नहीं होता है तो लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त नहीं होता है। तो इसको समझ लीजिए थोड़ा सा। लोकसभा चुनाव में यदि कोई प्रत्याशी वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त नहीं कर पाता तब उस उम्मीदवार की जमानत राशि जब्त हो जाती है, अर्थात वह अपनी जमानत खो बैठता है। अगर वो प्रत्याशी वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त नहीं कर पाता है तो उस उम्मीदवार की जमानत राशि जब्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो ये रहेगा 2026 तक। ये निर्धारण 2026 तक लोकसभा और राज्यसभा की सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है और यह निर्धारण वर्ष 2026 तक यथावत रहेगा, क्योंकि इसको जो है 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 द्वारा 2026 तक के लिए निर्धारित कर दिया गया है। 84वें संविधान संशोधन द्वारा 2026 तक के लिए यथावत कर दिया गया है। तो लोकसभा और राज्यसभा में सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण 2026 तक यथावत रहेगा। नेक्स्ट, 84वें संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की कुल सदस्य सीटों की संख्या 1971 की जनगणना के आधार पर कर दी गई है। ये तब तक बदली नहीं जाएंगी जब तक कि एक वर्ष विशेष के बाद पहली जनगणना नहीं होगी। यह वर्ष विशेष है वर्ष 2026। वर्ष 2026 तक यथावत रहेंगी। नेक्स्ट, भारत के संविधान में निर्धारित किए गए लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम हो सकती है 552। लोकसभा में, इसको समझ लीजिए, लोकसभा में अधिकतम जो है 52 सदस्य हो सकते हैं, यानी 552 सदस्य अधिकतम लोकसभा में निर्वाचन इनका होता है। मतलब अधिकतम संख्या जो लोकसभा के सदस्यों की है 552 है, जिसमें से 530 राज्यों से और 20 यूटीज से चुने जा सकते हैं और 2 एंग्लो इंडियन हो सकते हैं। मतलब 530 राज्यों से, 20 यूटीज से और 2 एंग्लो इंडियन हो सकते हैं। टोटल जो है लोकसभा में सदस्यों की संख्या 552 हो सकती है। लेकिन वर्तमान में है कितनी? उसको जानेंगे हम लोग। वर्तमान में है 545, है ना। वर्तमान में 545 है, ध्यान रखना। इसमें कह रहे हैं कि हो सकती है 552, 530 राज्यों से और 20 संघ राज्यों से और 2 एंग्लो इंडियन समुदाय से हो सकते हैं। नेक्स्ट, ये देखो नीचे बताया गया है 545 है वर्तमान में जो है 545 हैं, जिसमें से जो है 530 राज्यों से चुने जाते हैं, 13 यूटीज से चुने जाते हैं और जो है 13 यूटीज से और 2 एंग्लो इंडियन वर्तमान में चुने जाते हैं, जिनका जो है वर्तमान में जो लोकसभा के सदस्यों की संख्या है 545 है, जिसमें से 530 राज्यों से और 13 जो है यूटीज से चुने जाते हैं और 2 एंग्लो इंडियन का चुनाव होता है। 2 एंग्लो इंडियन का चुनाव किया जाता है। तो टोटल वर्तमान में जो है लोकसभा के सदस्यों की संख्या 545 है।
545 है, लेकिन हो सकते हैं 552। 552 कैसे हो सकते हैं? 530 यूटीज से और नहीं 530 राज्यों से, 530 राज्यों से और 20 यूटीज से और 2 एंग्लो इंडियन, 552 हो सकते हैं, लेकिन है कितने वर्तमान में? 545। 530 राज्यों से हैं, 13 यूटीज से हैं और 2 एंग्लो इंडियन सदस्य, कुल मिलाकर 545 वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या है 545। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा के लिए सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी? तो ये 31वें संशोधन अधिनियम द्वारा 1973 में ये संशोधन किया गया है। इसमें जो है 31वें संशोधन अधिनियम द्वारा जो है ये प्राविधान किया गया है, इसको ध्यान रखना। 31वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई। 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई है। अब ये जान लो यूटीज में 7 जो है लोकसभा की सीटें हैं दिल्ली से, टोटल 13 सीटें हैं यूटीज से वर्तमान में, तो 7 हैं दिल्ली से, अंडमान निकोबार से एक है, दादर नागर हवेली से एक है, दमन दीव से एक है, लक्षद्वीप से एक है, पुदुचेरी से एक है और चंडीगढ़ से एक है, और 7 दिल्ली से लोकसभा की सीटें हैं वर्तमान में। ठीक, नेक्स्ट। लोकसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है वो है, अभी 552 दिया नहीं है तो 550 मान लोगे। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है 550। वैसे 552 है, लेकिन इसमें 552 ऑप्शन दिया नहीं, इसलिए 550 हमने सही माना है। नेक्स्ट, लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या क्या है? तो 545 है वर्तमान में। लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 545, जिसमें 530 राज्यों से, 13 यूटीज से और 2 एंग्लो इंडियन, तो कुल मिला के वर्तमान में 545 है लोकसभा के सदस्यों की संख्या। नेक्स्ट, आम चुनाव 2009 में 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए चुनाव हुआ। इनमें से कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र राज्यों के हैं? तो राज्यों के हमने बताया है, राज्यों के जो लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं वो 530 हैं। राज्यों के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र जो हैं वो 530 हैं। नेक्स्ट, लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? तो हो सकता है 20 यूटीज का जो है लोकसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक हो सकता है 20, लेकिन वर्तमान में 13 यूटीज से सदस्य चुने जाते हैं, लेकिन कितने हो सकते हैं? टोटल 20 हो सकते हैं। लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? 20 हो सकते हैं, इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट, भारत के संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन 1971 की जनगणना के आधार पर है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन 1971 की जनगणना के आधार पर है। नेक्स्ट, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है 1971 की जनगणना पर। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है 1971 की जनगणना पर। नेक्स्ट, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? जनसंख्या के आधार पर। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? जनसंख्या के आधार पर। जनसंख्या के आधार पर सीटें आवंटित होती हैं लोकसभा में। लोकसभा में जनसंख्या के आधार पर सीटें आवंटित होती हैं। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यों में अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं। अनुसूचित जनजाति के लिए, तो ये इसको जरा समझ लेंगे हम लोग। कैसे समझेंगे इसको? मैप से समझेंगे। जहाँ पे जो है अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में आरक्षण नहीं है, अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में आरक्षण नहीं है, इसको पहले समझ लो।
केरल कर्नाटक, केरल कर्नाटक ऊपर नीचे हो गए, तमिलनाडु, केरल कर्नाटक तमिलनाडु, केरल कर्नाटक तमिलनाडु, केरल कर्नाटक तमिलनाडु, ये तीनों जगह जो है अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में आरक्षण, लोकसभा में स्थान जो है आरक्षित नहीं है। केरल कर्नाटक और तमिलनाडु में, केरल कर्नाटक और तमिलनाडु में अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में सीटें आरक्षित नहीं है। आगे बता रहे हैं, प्रश्नावधि में अग्रांकित राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं थे। कौन कौन से राज्य थे? अच्छा, इन राज्यों में जो है, अच्छा अब जो है कर्नाटक और मेघालय में अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित हो गए। अच्छा, तो इसको ध्यान रखना कि कर्नाटक में जो है और मेघालय में जो है सीटें, दो सीटें जो है अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित कर दी गई हैं। तो केरल कर्नाटक तमिलनाडु बताया था हमने, तो कर्नाटक में जो है अब जो है लोकसभा की सीटें आरक्षित हैं, 2 सीटें आरक्षित हो गई हैं, और मेघालय में भी आरक्षित हो गई हैं। तो केरल तमिलनाडु ये 2 ही राज्य ऐसे बचे हैं जहां अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें आरक्षित नहीं है। अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें आरक्षित नहीं है केरल और तमिलनाडु में। और राज्य कौन कौन से हैं उनको भी जरा समझ लो, जहां पे सीटें आरक्षित नहीं है। तो इसमें बहुत ज़्यादा घुसने की जरूरत नहीं, बस इतना याद रखो, केरल और तमिलनाडु में अभी जो है लोकसभा में आरक्षित सीटें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण नहीं है? तो ये है आपका अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। मेघालय में तो आरक्षित हो गई हैं 2 सीटें, तो अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें आरक्षित नहीं है। कहाँ कहाँ नहीं? अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? लोकसभा में अनुसूचित, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? 84 है। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या है 84। इसको ध्यान रखना। लोकसभा में संविधान के अनुच्छेद 330 के तहत, लोकसभा में संविधान के अनुच्छेद 330 के तहत अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है अनुच्छेद 330 के तहत। वर्तमान में लोकसभा में कुल 84 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। अनुसूचित जाति के लिए वर्तमान में 84 सीटें आरक्षित हैं। नेक्स्ट, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए किस राज्य में सर्वाधिक सीटें आरक्षित हैं? तो मध्य प्रदेश में। लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं? तो वो है मध्य प्रदेश। लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 330 के तहत। अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा में, अनुच्छेद 330 के तहत, अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 330 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित करता है? मध्य प्रदेश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य
लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित करता है? मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य अनुसूचित जनजातियों के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित करता है? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? भारत के राष्ट्रपति के पास। अनुच्छेद 331 के तहत जो है राष्ट्रपति करते हैं। लोकसभा में जो है दो एंग्लो भारतीय समुदाय के जो है सदस्यों का मनोनयन करते हैं राष्ट्रपति, अनुच्छेद 331 के अनुसार। अनुच्छेद 331 के अनुसार लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति, अनुच्छेद 331 के अनुसार। नेक्स्ट, राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय से कितने सदस्यों को नामित कर सकता है यदि वह इस राय का है कि लोकसभा में इस समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है? तो 2 सदस्य लोकसभा में राष्ट्रपति मनोनीत कर सकते हैं, 2 सदस्य। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को निम्न में से किसका प्रतिनिधित्व करने के लिए मनोनीत कर सकता है? आंग्ल भारतीयों का। राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों आंग्ल भारतीयों को मनोनीत कर सकता है। 2 सदस्य जो कि आंग्ल भारतीय हों उनको मनोनीत कर सकता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 333 में। अनुच्छेद 333 में राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? तो अनुच्छेद 333 द्वारा। अनुच्छेद 333 के तहत राज्यपाल विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के एक सदस्य को मनोनीत करता है ना, एक सदस्य को मनोनीत करता है अनुच्छेद 333 के तहत। राज्य विधानसभाओं में राज्यपाल अनुच्छेद 333 के तहत एक आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य को मनोनीत कर सकता है। राज्यपाल राज्य विधानसभाओं में एक आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्ति को मनोनीत कर सकता है अनुच्छेद 333 के तहत। नेक्स्ट, निम्न संवैधानिक संशोधनों में से कौन से राज्य में निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है? 7वां और 31वां संविधान संशोधन, ये जो है लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित हैं। 7वां और 31वां संविधान संशोधन। 7वां और 31वां संविधान संशोधन। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है। नेक्स्ट, लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। लोकसभा को उसका कार्यकाल समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? वर्ष में 2 बार। लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो वर्ष में 2 बार। लोकसभा में वर्ष में 2 बार सत्र बुलाए जाते हैं। आगे क्या बता रहे हैं? अनुच्छेद 85(1) के अनुसार
लोकसभा के एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच 6 माह से अधिक अंतर नहीं होगा। इस प्रकार लोकसभा के कम से कम वर्ष में 2 सत्र बुलाए जाते हैं। नेक्स्ट, लोकसभा का कोरम कुल संख्या का कितना होता है? तो लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का होता है 1/10। लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का 1/10 होता है। इसको समझेंगे। अनुच्छेद 103 के अनुसार लोकसभा या राज्यसभा का कोरम गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग होता है। मुख्य विपक्षी दल की मान्यता हेतु भी यही सदस्य संख्या आवश्यक है। मतलब जो कोरम होता है वो कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग होता है और मुख्य विपक्षी दल की मान्यता हेतु भी यही सदस्य संख्या आवश्यक है। नेक्स्ट, लोकसभा का अधिवेशन गठित करने हेतु गणपूर्ति कोरम कितनी है? लोकसभा का अधिवेशन गठित करने हेतु गणपूर्ति या कोरम कितनी है? तो सदन के सदस्यों की संख्या का 10वां भाग। सदन के सदस्यों की संख्या का 10वां भाग। सदन के सदस्यों की संख्या का 10वां भाग। लोकसभा का अधिवेशन गठित करने हेतु गणपूर्ति कोरम कितनी है? सदन के सदस्यों की संख्या का 10वां भाग। सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग। नेक्स्ट, लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या है कुल सदस्य संख्या का 1/10। लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या है कुल सदस्य संख्या का 1/10। कुल सदस्य संख्या का 1/10। संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है संसद के दोनों सदनों में। संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है संसद के दोनों सदनों में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है संसद के दोनों सदनों में। संसद के दोनों सदनों में। नेक्स्ट, लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है स्थगन द्वारा, सत्रावसान द्वारा, विघटन द्वारा, उपरोक्त सभी के द्वारा। लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है स्थगन द्वारा, सत्रावसान द्वारा, विघटन द्वारा, उपरोक्त सभी द्वारा। उपरोक्त सभी द्वारा। अच्छा, लोकसभा की बैठक स्थगन, सत्रावसान या विघटन द्वारा समाप्त की जा सकती है। स्थगन, सत्रावसान या विघटन द्वारा लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है, लेकिन स्थगन जो है लोकसभा अध्यक्ष करता है, जबकि सत्रावसान और विघटन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। इसको ध्यान रखना। स्थगन लोकसभा का जो है हो कर सकता है वो लोकसभा अध्यक्ष। स्थगन करते हैं लोकसभा अध्यक्ष और विघटन और सत्रावसान राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। स्थगन लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, विघटन और सत्रावसान राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत है राष्ट्रपति। विघटन और जो है सत्रावसान करने के लिए प्राधिकृत है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। आपातकाल की घोषणा के दौरान लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट, एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है। यानी एक एमपी की सीट को, यानी सांसद की सीट को घोषित किया जा सकता है, खाली घोषित किया जा सकता है, यदि वह सदन में लगातार 2 माह तक यानी 60 दिनों तक
60 दिनों की अवधि या 2 माह की अवधि तक अनुपस्थित रहता है। ये बात समझ लो थोड़ा सा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 101(4) के तहत संसद तथा अनुच्छेद 190(4) के तहत राज्य विधानमंडल के किसी सदस्य की, यानी एमपी हो या एमएलए हो, किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह 60 दिन की अवधि तक सदन की अनुज्ञा के बिना उसके सभी अधिवेशनों में अनुपस्थित रहता है। मतलब बिना सूचना के अगर कोई सदस्य जो है 60 दिनों तक लोकसभा का सदस्य हो या राज्यसभा का सदस्य हो अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। नेक्स्ट, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें हैं 80 और राज्यसभा की सीटें हैं 31। तो कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? उत्तर प्रदेश। लोकसभा की सीटें 80, राज्यसभा की सीटें हैं उत्तर प्रदेश में 31। अच्छा, बिहार में लोकसभा की सीटें हैं 40 और मध्य प्रदेश में 29, पश्चिम बंगाल में 42। बिहार में लोकसभा की सीटें हैं 40, मध्य प्रदेश में है 29 और पश्चिम बंगाल में लोकसभा की सीटें 42 है। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की सीटें 42 है। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य का लोकसभा और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश। भारत के किस राज्य का लोकसभा और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, ये ध्यान रखना, महाराष्ट्र में जो है लोकसभा की सीटें हैं कितनी? 48। महाराष्ट्र में 48 है, पश्चिम बंगाल में 42, बिहार में 40, मध्य प्रदेश में 29, तमिलनाडु में 39। यानी मध्य प्रदेश में तमिलनाडु से लोकसभा की सीटें कम हैं। मध्य प्रदेश में है 29 लोकसभा की सीटें, तमिलनाडु में 39, बिहार में 40, पश्चिम बंगाल में 39, महाराष्ट्र में 48 है और यूपी में 80 है। उत्तर प्रदेश के बाद लोकसभा में सर्वाधिक स्थानों का आवंटन किया गया महाराष्ट्र को। महाराष्ट्र में कितनी है? 48 सीटें हैं। तो उत्तर प्रदेश के बाद लोकसभा में सर्वाधिक स्थानों का आवंटन किया गया है महाराष्ट्र को। लोकसभा के बाद नहीं, उत्तर प्रदेश के बाद लोकसभा में, उत्तर प्रदेश के बाद लोकसभा में सर्वाधिक स्थानों का आवंटन किया गया महाराष्ट्र को। लोकसभा के कितने स्थान राजस्थान के लिए निर्धारित हैं? तो राजस्थान में लोकसभा की सीटें हैं 25। लोकसभा की सीटें हैं 25। राजस्थान में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 25। लोकसभा में बिहार को आवंटित स्थान किन दो राज्यों को आवंटित स्थानों का योग है? तो असम और मध्य प्रदेश। बिहार में कितनी सीटें हैं? बिहार में सीटें हैं आपकी 54। लोकसभा की को आवंटित सीटें इस बिहार में लोकसभा की आवंटित सीटें हैं 54। कितनी हैं? 54। ऊपर तो हम 40 बता रहे थे, 40 दिया है। तो पहले रहा होगा 54 जब झारखंड नहीं बना था। हाँ, अब जो है 40 बची, पहले 54 रही होंगी। तो ये क्वेश्चन अब गलत हो गया है। पहले जब झारखंड अलग हो गया 14 सीटें लेके, तो अब बिहार में 40 सीटें बची। पहले जो है जब झारखंड नहीं बना था तब बिहार में सीटें थी 54। अब वर्तमान में देख लो किसके योग के बराबर है। 40 सीटें किसकी हैं? बिहार की हैं। हाँ, बिहार की सीटें 40 हैं। तो बिहार, गुजरात और असम का मिला दो तो बिहार के बराबर। गुजरात में 26, असम में 14, तो 26, 14, 40 बिहार के बराबर हो गई। गुजरात, असम और गुजरात झारखंड का अगर मिला दो 26, 14 है झारखंड में, तो 26, 14 कितना हो जाएगा? 40, तो बिहार के बराबर हो जाएंगी। मध्य प्रदेश में 29 और छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हैं लोकसभा की, तो 29 और 11 मिला दिया तो हो गए 40। यानी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का योग जो है वो भी बिहार के बराबर है।
तमिलनाडु में 39, सिक्किम में 1, 40 हो गई। तमिलनाडु 1, सिक्किम 1, नहीं तमिलनाडु 39 और सिक्किम में 1, तो टोटल 40 बिहार के बराबर है। तमिलनाडु में 39, मिजोरम में 1, मिजोरम में 1 है, नागालैंड में 1 है। यानी अगर तमिलनाडु को मिजोरम से मिला दें या सिक्किम से मिला दें या नागालैंड से मिला दें, तमिलनाडु को सिक्किम, नागालैंड या मिजोरम अलग अलग दोनों का योग कर दें तो 40 सीटें बन जाती हैं। ये सब बिहार के योग के बराबर है। उत्तर प्रदेश की लोकसभा की सीटों की संख्या 80 है और बिहार की है 40। इसको ध्यान रखना, बिहार में लोकसभा की सीटें हैं 40। नेक्स्ट इसको थोड़ा सा देख लो एक बार। पंजाब में लोकसभा की सीटें हैं 13, पंजाब में 13, असम में 14, गुजरात में 26, राजस्थान में 25 सीटें, राजस्थान में 25, मध्य प्रदेश में 29, तमिलनाडु में 39, आंध्र प्रदेश में 25, पश्चिम बंगाल में 42, पश्चिम बंगाल में 42, छत्तीसगढ़ में 11, महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं। तो जो आंध्र प्रदेश की सीटें जो है अब 42 थी पहले आंध्र प्रदेश में, अब जो है 42 से जो है 25 आंध्र प्रदेश में चली गई हैं और 17 सीटें तेलंगाना को मिल गई हैं। तो वर्तमान में जो है 25 सीटें हैं आंध्र प्रदेश के पास और 17 सीटें हैं तेलंगाना के पास। तेलंगाना के पास लोकसभा की 17 सीटें हैं और आंध्र प्रदेश के पास 25 सीटें हैं। आंध्र प्रदेश के पास 25 सीटें हैं लोकसभा की। बिहार में 40 है। ऐसे याद करो, यूपी में कितनी सीटें हैं? यूपी में 80 सीटें हैं लोकसभा की। बिहार में 40, मध्य प्रदेश में 32, मध्य प्रदेश में 32, यूपी हो गया 80, बिहार 40, मध्य प्रदेश 32, राजस्थान 25, राजस्थान 25, राजस्थान 25, राजस्थान 25। अच्छा, और झारखंड में बात करें तो 14 सीटें हैं, छत्तीसगढ़ में 11, झारखंड 14 सीटें हैं लोकसभा की और झारखंड के बगल में है पश्चिम बंगाल 48 सीटें हैं। पश्चिम बंगाल में 48 नहीं 42 है, पश्चिम बंगाल में 42, पश्चिम बंगाल में 42, झारखंड में 14, छत्तीसगढ़ में 11, छत्तीसगढ़ में 11 और महाराष्ट्र में 48 और पश्चिम बंगाल में बता ही दिया 42 है, महाराष्ट्र में 48 है, महाराष्ट्र में 48। अच्छा, महाराष्ट्र में 48 हो गई। आंध्र प्रदेश में है 25, तेलंगाना में 17, आंध्र प्रदेश में 25, तेलंगाना में है 17, तेलंगाना में 17। तो महाराष्ट्र में 48 है, महाराष्ट्र के ऊपर गुजरात है, वहाँ 25 है, गुजरात में 25, राजस्थान में नहीं, गुजरात में 26 है, राजस्थान में 25 सीटें, गुजरात में है 26। तो ऐसे याद करो, राजस्थान में है 25, राजस्थान 25, गुजरात में 26, गुजरात में 26 है और महाराष्ट्र में 48 है। लोकसभा की सीटें बता रहे हैं, गुजरात में 26, 25 है आपके राजस्थान में 25, गुजरात में 26 और महाराष्ट्र में 48, महाराष्ट्र में 48। अच्छा, पंजाब में है 13 सीटें, पंजाब में 13 हैं और असम में 14 सीटें हैं। पंजाब में 13, असम में 14, पंजाब में 13, असम में 14, पंजाब में 13, असम में 14। अब एक बार हम फिर से बोलेंगे, इनको ध्यान से समझना। उत्तर प्रदेश में 80, बिहार में 40, झारखंड में 14, पश्चिम बंगाल में 42, छत्तीसगढ़ में 11, मध्य प्रदेश में 29, राजस्थान में 25, गुजरात में 26, महाराष्ट्र में 48 और आंध्र प्रदेश में है 25, तेलंगाना में 17, आंध्र प्रदेश में 25, तेलंगाना में 17, तमिलनाडु में 39, तमिलनाडु में 39, पंजाब में है 13, असम में 14, पंजाब में 13, असम में 14। ये जो है लोकसभा की सीटें, इनको याद रखना। अभी हमें पूछा कौन सा सही नहीं है, तो आंध्र प्रदेश में 42 लिखा, गलत है। आंध्र प्रदेश में हो गई हैं 25 सीटें। असम में 13 गलत दिया है, असम में 14 सीटें हैं, असम में 14 सीटें हैं वर्तमान में लोकसभा की। पंजाब में 13 सही है, पश्चिम बंगाल 42 सही है, इसको ध्यान रखना। असम में 14, पंजाब में 13
पश्चिम बंगाल में 42, आंध्र प्रदेश में 25 सीटें हैं लोकसभा की वर्तमान में। फिर कह रहा है मिलान करो, कह रहा है आंध्र प्रदेश में 25 है, तमिलनाडु में 39 है, महाराष्ट्र में 48 है, छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हैं, पश्चिम बंगाल में 42 हैं। पश्चिम बंगाल 42 से मिला देंगे, पश्चिम बंगाल को 42 से, छत्तीसगढ़ को 11 से, महाराष्ट्र को 48 से मिलाएंगे, तमिलनाडु को 39 से और आंध्र प्रदेश को 25 सीटों से मिला देंगे। आंध्र प्रदेश 25, तमिलनाडु 39 यानी 39, महाराष्ट्र में 48, छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हैं और पश्चिम बंगाल में 25 सीटें हैं। पश्चिम बंगाल में 25 सीटें हैं लोकसभा की। नेक्स्ट कह रहे हैं राज्यों संघ शासित क्षेत्रों के समूह में से किसकी लोकसभा में केवल एक सीट है। तो लोकसभा में केवल एक सीट मिली है, किसको किसको? चंडीगढ़, सिक्किम, मिजोरम। चंडीगढ़, सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड, ये कई राज्य हैं। चंडीगढ़, सिक्किम, ऐसे याद करो ऊपर से। सिक्किम में एक सीट, सिक्किम में एक, नागालैंड, मिजोरम में एक एक। सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम। उधर पूर्वांचल में 3 ऐसे राज्य हैं जहां एक एक लोकसभा सीट है। कहाँ कहाँ? सिक्किम में, नागालैंड में और मिजोरम में। सिक्किम, नागालैंड और मिजोरम में। फिर चंडीगढ़ में एक है, ऊपर चंडीगढ़ में एक। फिर चंडीगढ़ के बाद दादर नागर की हवेली में एक लोकसभा सीट है, दादर नागर की हवेली। चंडीगढ़, दादर नागर की हवेली और फिर पुद्दुचेरी। चंडीगढ़ में एक, दादर नागर की हवेली में एक, पुद्दुचेरी में एक लोकसभा की सीट है। अब 2-2 सीट वाले कौन से हैं? तो पूर्वांचल में पहले देखो, पूर्व साइड में अरुणाचल प्रदेश में 2 सीटें हैं लोकसभा की। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, नहीं अरुणाचल प्रदेश, फिर मणिपुर में 2, मेघालय, त्रिपुरा में 2, 4 वैसी हुई 2-2 वाले। अरुणाचल प्रदेश में 2 सीटें हैं, मणिपुर में 2, मेघालय और त्रिपुरा में 2-2 सीटें। मेघालय, त्रिपुरा में 2-2 सीटें और नीचे आ जाओ, गोवा में 2 सीट लोकसभा की। अरुणाचल प्रदेश में 2, मणिपुर में 2, मेघालय में 2, त्रिपुरा में 2, हाँ त्रिपुरा में 2 और गोवा में 2 सीटें हैं लोकसभा की। गोवा में भी 2 सीटें हैं लोकसभा की। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य से लोकसभा के 2 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? अभी हमने बताया है त्रिपुरा से, त्रिपुरा में 2 हैं, त्रिपुरा में 2 सीटें हैं। मेघालय में और मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में 2-2 सीटें हैं। तो 2 कहाँ से निर्वाचित किए जाते हैं? 2 लोकसभा सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। कहाँ से? त्रिपुरा से 2, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, यहाँ पे 2-2 लोकसभा की सीटें हैं। नेक्स्ट, डिलीमिटेशन के बाद यूपी में निर्वाचकों की संख्या के अनुसार सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है उन्नाव। इसको याद रखना। डिलीमिटेशन के बाद यूपी में निर्वाचकों की संख्या के अनुसार सबसे बड़ा लोकसभा संसदीय क्षेत्र है उन्नाव। 2008 में लागू परिसीमन के बाद उत्तर प्रदेश में निर्वाचकों की संख्या के अनुसार सबसे बड़ा संसदीय लोक क्षेत्र है उन्नाव। सबसे बड़ा संसदीय लोक क्षेत्र है उन्नाव। नेक्स्ट, वर्तमान में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्तमान में लोकसभा में निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव व्यय की अधिकतम सीमा है 70 लाख रुपए। लोकसभा का अगर चुनाव लड़ना है तो न्यूनतम सीमा जो है निर्वाचन क्षेत्र में व्यय करने की 70 लाख रुपए है। यह है वर्तमान में 70 लाख रुपए। लोकसभा का अगर चुनाव लड़ते हैं तो निर्वाचन क्षेत्र में 70 लाख रुपए व्यय कर सकते हैं। इसको ध्यान रखना।
लोकसभा के चुनाव लड़ते हैं तो 70 लाख रुपए तक खर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो ये हुआ था 1952 में। लोकसभा का पहला आम चुनाव हुआ है 1952 में, और प्रथम लोकसभा का पहला अधिवेशन 13 मई 1952 को हुआ था। लोकसभा का पहला चुनाव हुआ 1952 में, और प्रथम लोकसभा का पहला अधिवेशन 13 मई 1952 को हुआ था। 13 मई 1952 को हुआ था। नेक्स्ट, किस लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का था? तो वो थी 5वीं लोकसभा। 5वीं लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष था। इसको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का था? तो वो है 5वीं लोकसभा। 5वीं लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का था, जिसने 19 मार्च 1971 से 18 मार्च 1977 तक 71 से 77 तक कार्य किया। तो 5वीं लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का था। नेक्स्ट, 9वीं लोकसभा भंग की गई 13 मार्च 1991 को। 13 मार्च 1991 को 9वीं लोकसभा भंग की गई। 12वीं लोकसभा भंग की गई फरवरी 1998 में। 12वीं लोकसभा के लिए निर्वाचन हुए हैं। 12वीं लोकसभा के लिए निर्वाचन हुए हैं फरवरी 1998 में। फरवरी 1998 में 12वीं लोकसभा के लिए निर्वाचन हुए। कथन है, राजग सरकार लोकसभा के लिए नियम 184 के अंतर्गत वाद विवाद पसंद नहीं करती। कथन है, राजग सरकार लोकसभा के नियम 184 के अंतर्गत वाद विवाद पसंद नहीं करती। कारण, इस नियम में वाद विवाद के साथ साथ मतदान का भी प्रावधान है। तो कथन और कारण दोनों सही हैं। कथन कारण की सही व्याख्या है, राजग सरकार लोकसभा के नियम 184 के अंतर्गत वाद विवाद पसंद नहीं करती। कारण, इस नियम में वाद विवाद के साथ साथ मतदान का भी प्रावधान है। इसलिए इसको समझ लो कि कथन और कारण दोनों सही हैं। कथन कारण की सही व्याख्या है। नियम 184 के तहत बहस के बाद मतदान होता है। यदि सरकार के पक्ष में कम मत पड़े तो सरकार गिरने का खतरा रहता है। इसीलिए राजग सरकार लोकसभा के नियम 184 के अंतर्गत वाद विवाद पसंद नहीं करती। कारण, इस नियम में वाद विवाद के साथ साथ मतदान का भी प्रावधान है। नेक्स्ट, लोकसभा का नेता कौन है? लोकसभा का नेता है प्रधानमंत्री। लोकसभा का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री। लोकसभा का नेता होता है प्रधानमंत्री। अनुच्छेद 75(1) के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करता है। किसी भी सदन का नेता उस सदन का सदस्य ही होता है। यदि प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य नहीं है तो लोकसभा में सदन का नेता किसी वरिष्ठ मंत्री को बनाया जाता है जो लोकसभा का सदस्य हो। वैसे तो जो है लोकसभा का नेता होता है कौन? प्रधानमंत्री। लेकिन अगर प्रधानमंत्री उच्च सदन से आया है तो लोकसभा का नेता जो बनाया जाएगा किसी वरिष्ठ मंत्री को बनाया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार निर्वाचन क्षेत्र है? लक्ष्य कह रहे हैं लद्दाख है वो। कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार निर्वाचन क्षेत्र है? लद्दाख सर्वाधिक बड़ा है, यानी सबसे बड़ा है। तो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है लद्दाख। नेक्स्ट, कथन है लोकसभा अथवा राज्य की विधानसभा के निर्वाचन में जीतने वाले उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किए जाने के लिए किए गए मतदान का कम से कम 50% मत पाना अनिवार्य है। कथन गलत हो गया। दूसरा कथन क्या है? भारत के संविधान में अधिकथित उपबंधों के अनुसार लोकसभा में
अध्यक्ष का पद बहुमत वाले दल को जाता है तथा उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को जाता है। ये भी गलत हो गया, दोनों कथन इसमें गलत है। अब इसको हम लोग एक बार समझ लेंगे। कथन दोनों गलत हो गए, इसको समझ चुके होंगे आप। अब इसके अंदर का मैटर जान लो। भारत में लोकसभा अथवा राज्य विधानसभाओं का चुनाव फर्स्ट पास्ट द पोस्ट पद्धति के आधार पर कराए जाते हैं। इसके तहत देश तथा राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को अलग अलग चुनाव क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। क्षेत्र विशेष के मतदाता एक उम्मीदवार के लिए एक मत देते हैं और सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार विजयी घोषित किया जाता है। जीतने वाले उम्मीदवार के लिए 50% मत प्राप्त करना अनिवार्य नहीं है, इसलिए कथन एक गलत हो गया है। आगे क्या बता रहे हैं? इसके अलावा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 के प्रावधानों के तहत लोकसभा यथाशीघ्र अपने 2 सदस्यों को अपना अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुनती है। ऐसी परंपरा रही है। अध्यक्ष सत्तारूढ़ पार्टी का या गठबंधन का सदस्य तथा उपाध्यक्ष विपक्षी पार्टी का सदस्य होता है। अतः कथन 2 भी गलत है, क्योंकि ये लोकसभा यथाशीघ्र चुनती है, इसमें सत्तारूढ़ और विपक्षी पार्टी का कोई रोल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट। भारत में लोकसभा का स्पीकर अध्यक्ष होता है, चयनित किया जाता है। भारत में इंपॉर्टेंट है, इसका चयन होता है। जैसे प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, वैसे लोकसभा स्पीकर चयनित होता है। तो भारत में लोकसभा का अध्यक्ष चयनित किया जाता है, इसको समझेंगे। संविधान के अनुच्छेद 93 में उपबंधित है, 93 अनुच्छेद में उपबंधित है। लोकसभा यथाशीघ्र अपने 2 सदस्यों को अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष चुनेगी। यानी लोकसभा ही अपने 2 सदस्यों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगी। जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त होगा तब लोकसभा किसी अन्य सदस्य को यथास्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुनेगी। इसमें आगे बताया गया है, यहाँ अध्यक्ष उपाध्यक्ष को चुनने का आशय चयनित होने से है। बेयर एक्ट में अंग्रेजी भाषा में चुनने के लिए चूज शब्द दिया गया है, ना कि इलेक्ट। चूज मतलब जो सदस्य हैं उन्हीं में से अध्यक्ष उपाध्यक्ष को चुना जाता है। तो भारत में लोकसभा स्पीकर या लोकसभा अध्यक्ष चयनित किया जाता है, इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट, निम्न में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है? तो स्पीकर अपने पद की शपथ नहीं लेता है, क्योंकि वो लोकसभा के सदस्य के रूप में पहले ही शपथ ले चुका होता है, इसलिए स्पीकर अपने पद की शपथ नहीं लेता है। ध्यान रखना, स्पीकर पहले ही शपथ ले लिया होता है, इसलिए अपने पद की शपथ नहीं लेता है। कौन? स्पीकर। कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है? स्पीकर। नेक्स्ट, अपने पद की शपथ नहीं लेता है स्पीकर अपने पद की शपथ नहीं लेता है। नेक्स्ट, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। लोकसभा के स्पीकर का चयन लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा किया जाता है। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? इंपॉर्टेंट है, उपाध्यक्ष को देता है। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो उपाध्यक्ष को। लोकसभा अध्यक्ष अपना हस्तलिखित त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को सौंपता है अनुच्छेद 94 ख के अंतर्गत। लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चयन मतदान पद्धति से
उपस्थित संसद सदस्यों में से होता है। तो ये ध्यान रखना, लोकसभा का अध्यक्ष जो है अपना त्यागपत्र सौंपता है किसको? उपाध्यक्ष को। नेक्स्ट, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र संबोधित करता है लोकसभा उपाध्यक्ष को। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र संबोधित करता है लोकसभा उपाध्यक्ष को। लोकसभा उपाध्यक्ष को। नेक्स्ट, लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? स्पीकर को कैसे हटाया जा सकता है? लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से संकल्प पारित द्वारा। लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा। लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा। लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा लोकसभा अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। इसके बारे में समझ लीजिए। लोकसभा के तत्कालीन सभी सदस्य बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटा सकते हैं, किंतु ऐसा संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जा सकेगा जब तक इस आशय की कम से कम 14 दिन पूर्व लिखित सूचना न दे दी गई हो। जैसे राष्ट्रपति के विरुद्ध जब महाभियोग लाते हैं तो 14 दिन पूर्व सूचना देते हैं, उसी तरह से जब लोकसभा के विरुद्ध जो है लोकसभा अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव लाएंगे, लोकसभा अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव लाएंगे तो 14 दिन पूर्व उसको सूचना देंगे, है ना। इसी प्रकार कैग को भी सूचना दी जाती है। नेक्स्ट, लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे। इंपॉर्टेंट है, लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे। यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे, लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे। नेक्स्ट, लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है लोकसभा के कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव से। लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है लोकसभा के कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव से। लोकसभा अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें जान लो लोकसभा अध्यक्ष के पद के विषय में कौन सा कथन सही है। तो इसमें केवल 3 नंबर कथन सही है लोकसभा अध्यक्ष के पद के बारे में। तो सही क्या है इसको जान लो। यदि वह त्यागपत्र देना चाहे, लोकसभा अध्यक्ष यदि वह त्यागपत्र देना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करना होगा। यदि लोकसभा अध्यक्ष त्यागपत्र देना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करना होगा। नेक्स्ट, स्पीकर के पद के विषय में कौन सा कथन सही है। तो सही है, यदि वह त्यागपत्र देना चाहे तो अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करना होगा। यदि स्पीकर अपना त्यागपत्र देना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करना होगा। नेक्स्ट, प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है सदस्यों को शपथ दिलाना। प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है सदस्यों को शपथ दिलाना। प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है सदस्यों को शपथ दिलाना। अच्छा, इसको समझेंगे कायदे से प्रोटेम स्पीकर के बारे में। कह रहे हैं नवनिर्वाचित सदन में लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव से पूर्व सदन के सामान्यतः सर्वाधिक वरिष्ठ सदस्य को प्रोटेम स्पीकर के रूप में चुना जाता है, जो कि नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाता है तथा स्पीकर चुनाव तक सदन की अध्यक्षता करता है। फिर से इसको समझ लो। नवनिर्वाचित सदन में लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव से पूर्व, नवनिर्वाचित सदन में लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव से पहले सामान्यतः सर्वाधिक वरिष्ठ सदस्य को प्रोटेम स्पीकर के रूप में चुना जाता है, जो कि नवनिर्वाचित सदस्यों को
शपथ दिलाता है तथा स्पीकर के चुनाव तक सदन की अध्यक्षता करता है। नेक्स्ट, प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है? नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को। प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है? तो नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को। प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है? नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को। नेक्स्ट, लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल करते हैं जब वोट बराबर होने के नाते टाई वोट हो। लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग कब करते हैं? जब वोट बराबर होने के नाते टाई वोट हो। ये जो है अनुच्छेद 100 के तहत जो है लोकसभा अध्यक्ष वोट बराबर होने की स्थिति में अपना वोट करते हैं, अनुच्छेद 100 के तहत। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में यह कौन सा अनुच्छेद यह उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा, वह उसका प्रयोग करेगा? अनुच्छेद 100 में यह बात बताई गई है। अनुच्छेद 100 यह उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और वह इसका प्रयोग करेगा, अनुच्छेद 100 में। नेक्स्ट, लोकसभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम के अंतर्गत नियम 377 के अधीन लोकसभा के सदस्यों द्वारा एक दिन में अधिकतम कितने मामले उठाए जा सकते हैं? 20। क्वेश्चन फिर से समझेंगे। लोकसभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम के अंतर्गत नियम 377 के अधीन लोकसभा के सदस्यों द्वारा एक दिन में अधिकतम कितने मामले उठाए जा सकते हैं? तो लोकसभा के सदस्यों द्वारा एक दिन में अधिकतम 20 मामले उठाए जा सकते हैं। एक दिन में अधिकतम 20 मामले लोकसभा के सदस्यों द्वारा उठाए जा सकते हैं। नेक्स्ट, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। जब जो है लोकसभा पहली बार गठित हुई थी 13 मई 1952 को, तो पहले अध्यक्ष बने थे, प्रथम अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। गणेश वासुदेव मावलंकर लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। गणेश वासुदेव मावलंकर लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। भारत में प्रथम लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? जीवी मावलंकर प्रथम ऐसे व्यक्ति थे जिनके विरुद्ध, ऐसे जो है स्पीकर थे जिनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। जीवी मावलंकर। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी मीरा कुमार। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी मीरा कुमार। यदि उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता कर रहे हों तो उन्हें एक अधिकार प्राप्त है कि वह मत बराबर की अवस्था में मतदान कर सकते हैं। यदि उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता कर रहे हों तो उन्हें एक अधिकार प्राप्त है कि वह मत बराबरी की अवस्था में मतदान कर सकते हैं। नेक्स्ट, कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे? पीए संगमा। कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे? पीए संगमा। पीए संगमा वर्ष 1995 में प्रथम जनजातीय केंद्रीय मंत्री बने थे और 96 में वह लोकसभा के पहले जनजातीय अध्यक्ष बने थे। 96 में जो है पीए संगमा लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं और ये पहले या प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे। पीए संगमा प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे, पीए संगमा। नेक्स्ट, लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा।
लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। लोकसभा का सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से किसकी देखरेख में कार्य करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष की देखरेख में। लोकसभा का सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से किसकी देखरेख में कार्य करता है? लोकसभा अध्यक्ष की देखरेख में। नेक्स्ट, अच्छा, ये लोकसभा चुनाव में जो जमानत राशि जमा होती है उसके बारे में जान लो। ये वर्तमान में जो है राशि, तो लोकसभा में जो जमानत राशि जमा होती है सामान्य वर्ग के लिए इस समय जो है 25,000 रुपये जमानत राशि। अगर लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं तो आपको, अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो 25,000 रुपये जमा करने होंगे। और अगर आप अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से बिलोंग करते हैं तो आपको 12,500 रुपये जमा करने पड़ेंगे। तो सामान्य वर्ग और ओबीसी के लिए 25,000 होगा और SC/ST के लिए लोकसभा चुनाव में जमानत राशि 12,500। तो आधी जो है SC/ST के लिए है और सामान्य और ओबीसी के लिए 25,000 रुपये जमानत राशि है लोकसभा में। और विधानसभा में जो है सामान्य वर्ग के लिए 10,000 रुपये और SC/ST के लिए 5,000 रुपये जमानत राशि निर्धारित है। अगर SC/ST चुनाव लड़ रहे हैं तो उनकी जमानत राशि होगी 5,000 रुपये विधानसभा में जमानत राशि SC/ST कितनी है? 5,000 रुपये और सामान्य वर्ग की 10,000 रुपये। सामान्य वर्ग की जमानत राशि है विधानसभा में 10,000 और SC/ST की जो जमानत राशि है 5,000 है। SC/ST के 5,000 जमा करेंगे अगर चुनाव लड़ रहे हैं विधानसभा का, और सामान्य वर्ग का व्यक्ति या ओबीसी का व्यक्ति 10,000 रुपये जमानत राशि जमा करेगा विधानसभा चुनाव के लिए। और लोकसभा में सामान्य और ओबीसी 25,000 जमा करेंगे, SC/ST 12,500 रुपये जमा करेंगे। नेक्स्ट, लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस किस स्तर पर होती है? द्वितीय वचन में। लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस किस स्तर पर होती है? तो द्वितीय वचन में। लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस किस स्तर पर होती है? द्वितीय वचन में। लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस किस स्तर पर होती है? द्वितीय वचन में। लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस किस स्तर पर होती है? द्वितीय वचन में। नेक्स्ट, कह रहा है कौन सी शक्तियां लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में अनन्य रूप से प्राप्त हैं? तो लोकसभा को जो शक्तियां प्राप्त हैं वो हैं 1, 2, 3। ये जो है लोकसभा को प्राप्त शक्तियां हैं। और राज्यसभा को प्राप्त शक्ति है अखिल भारतीय सेवाओं के सर्जन के संबंध में। ये राज्यसभा की जो है एकाकी शक्ति है अखिल भारतीय सेवाओं के सर्जन के संबंध में। और लोकसभा को कौन सी शक्तियां प्राप्त हैं? नंबर 1, धन या वित्त विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। धन या वित्त विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। धन विधेयक का निरस्तीकरण अथवा संशोधन लोकसभा ही कर सकती है। धन विधेयक का निरस्तीकरण अथवा संशोधन लोकसभा ही कर सकती है। मंत्रिपरिषद का उत्तरदायित्व लोकसभा के प्रति होता है। मंत्रिपरिषद का उत्तरदायित्व लोकसभा के प्रति होता है। तो ये 3 शक्तियां ऐसी हैं जो लोकसभा को प्राप्त हैं। धन विधेयक का निरस्तीकरण संशोधन लोकसभा ही कर सकती है, मंत्रिपरिषद का उत्तरदायित्व लोकसभा के प्रति होता है, और धन विधेयक या वित्त विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। नेक्स्ट, राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है नई अखिल भारतीय सेवाओं का सर्जन। राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है नई अखिल भारतीय सेवाओं का सर्जन। राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है नई अखिल भारतीय सेवाओं का सर्जन। नई अखिल भारतीय सेवाओं का सर्जन। नेक्स्ट, कह रहा है 15वीं लोकसभा में महिला सदस्यों से संबंधित निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। तो एक
क्वेश्चन गलत हो गया है, इसको इसमें देख लो। वर्तमान में फरवरी 2019 में जारी 16वीं लोकसभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या 13% से अधिक है। इसको जान लो। 16वीं लोकसभा में जो 16वीं लोकसभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या 13% से अधिक है। इस लोकसभा में नामांकित महिला सदस्यों की संख्या कुल मिला के 68 है। 68 महिलाएं निर्वाचित हुई हैं 16वीं लोकसभा में, जो कि 2019 में भी चुनाव हुए थे। तो इसमें 16वीं लोकसभा में 68 महिला सदस्य नामांकित हुई हैं, जो कि कुल सदस्यों का 13% से अधिक है। 68 महिला सदस्य निर्वाचित हुई हैं। अच्छा, तो 4 जो है कांग्रेस पार्टी की महिलाएं हैं जो कि सांसद बनी हैं, और 32 जो है बीजेपी की हैं। 4 कांग्रेस की, 32 बीजेपी से हैं। टोटल हो गई कितनी? 32 और 4 36। 14 महिला सदस्य। अच्छा, आगे बता रहे हैं, एक महिला जो है निर्वाचित हुई है राजस्थान से, और 14 अधिकतम महिला सदस्य, यानी 14 महिलाएं उत्तर प्रदेश से निर्वाचित हुई हैं। 14 अकेले जो महिलाएं निर्वाचित हुई हैं उत्तर प्रदेश से निर्वाचित हुई हैं। तो टोटल जो है कुल महिलाएं जो निर्वाचित हुई हैं वो 68 हैं, इसको ध्यान रखना है तुमको। और भारतीय जनता पार्टी से 32 हुई हैं, इसको ध्यान रखना है। टोटल महिलाएं जो निर्वाचित हुई लोकसभा में 68 हैं, कुल सदस्यों का 13%। और बीजेपी की हैं 32, और यूपी से जो महिलाएं निर्वाचित हुई हैं उनकी संख्या 14 है। यूपी से निर्वाचित महिलाओं की संख्या 14 है। इसमें एक कथन सत्य है, उसको जान लीजिए। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को सर्वप्रथम 1969 में मान्यता दी गई थी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को सर्वप्रथम 1969 में मान्यता दी गई थी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को सर्वप्रथम 1969 में मान्यता दी गई थी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को सर्वप्रथम 1969 में मान्यता दी गई थी। नेक्स्ट, यहीं से ये वीडियो खत्म हो जाता है।